कोरोना वायरस अब मुल्क की राजधानी दिल्ली भी पहुंच गया है। दिल्ली में इस वायरस के एक मरीज की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत ने इस बात की जानकारी दी है। ताहम वजारत ने यह भी बताया है कि दोनों की हालत बेहतर है। वजारत सेहत ने यह भी जानकारी दी है कि तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के एक मामले की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत का कहना है कि जो मरीज दिल्ली में है वो इटली से आ रहा था, जबकि तेलंगाना का मरीज दुबई से। दोनों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि चीन से निकलने वाले इस वायरस से अब तक दुनिया भर में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बजट सेशन का दूसरा मरहला आज शुरू हुआ और दिल्ली तशद्दुद के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इजलास शुरू होने से कबल अपोजिशन के लीडरों ने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। सेशन के दौरान भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में काफी हंगामा हुआ। अपोजिशन लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि जब दिल्ली जल रही थी तो हुकूमत सो रही थी। दिल्ली तशद्दुद पर कांग्रेस मरकजी हुकूमत को घेर रही है। कांग्रेस लगातार अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। शशि थरूर ने पीएम मोदी से भी कहा कि वो दिल्ली में हुए तशद्दुद पर अपनी खामोशी तोड़ें और ये जाहिर करें कि आखिर मरकजी हुकूमत का दिल्ली तशद्दुद पर क्या कहना है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए दिल्ली में हुए फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट ने आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर एहतजाज किया। दूसरी तरफ आप लीडर ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आप और कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि वजीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा दें। अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया कि आखिर इश्ताल अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस मुजाहरे में राहुल गांधी, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी समेत कई बड़े लीडर शामिल हुए। कि पहली बात है कि दिल्ली में जो कुछ हो उसके ऊपर चर्चा हो जाए। दूसरी बात मांग ये भी है कि हमें किसी न किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये दिल्ली तो केंद्र सरकार के नीचे आती है, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ दूसरे ऐसे जो हिंसा के ऐसे इंसिडेंट्स, दुर्घटना हुए हैं, सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार से पूछिए, उनकी जिम्मेदारी है। अब तो किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री का। इसलिए हम चाहते हैं कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दे दें और अंत में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके जवाब दे दें कि क्या हो रहा है, क्या जिम्मेदारी। वो अब तक इस विषय पे 56 लोग के देहांत हो गए हैं। तो 56 इंच की बातें बहुत सुने हैं, लेकिन 56 लोग के देहांत अगर दिल्ली में हुए हैं और प्रधानमंत्री एक लफ्ज, एक शब्द नहीं निकाला अब तक, तो इसका मतलब क्या होता है? हम चाहते हैं कि वो भी आके समझाएं संसद को। दिल्ली के अंदर इतने लोग मारे गए, इतने घर तबाह हो गए, जल गई पूरी दिल्ली, और कल रात को फिर अफवाहें फैली। किस तरीके से पुलिस इनएक्टिव रही, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भड़काऊ नारे लगाते रहे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा जजेस को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसी हालात के अंदर लोगों का सरकार से विश्वास उठता है। केंद्र सरकार जो इस कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार है, अमित शाह जी और बाकी लोगों को इस पे एक्शन समय से लेना चाहिए था। इनके जो नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और जब जज ने कहा तो जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। ये सब संदेह के घेरे के अंदर आता है। Our protest is also symbolic. By wearing this around our eyes, we wanted to say that this government is really blind as to what is happening. The police were blind. The first 3 days, the police just stood by and watched, and we put our fingers on our lips to show that this government is silent and doesn't speak on when it matters. This government is, the Prime Minister is always doing man ki baat. The Home Minister talks about everything that's none of his business. But for something like this, where 43 people lost their lives in the middle of Delhi, and they have not come out with anything. They have really failed this country. They have failed us internationally. They have failed us nationally. 43 people have died. It's an absolute shame. So we hope our protest, where we show that this government is indeed, really and metaphorically, both blind and dumb. तो दिल्ली के फिरका वाराना तशद्दुद के इमाम सदर ने मनसूबाबंद साजिश बताया। इजलास से कबल पार्लियामेंट के बाहर न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस फसाद बर्पा करने वालों का साथ दे रही थी और हुकूमत खामोश थी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली की जो हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं सर? ये इसको हिंसा नहीं कह सकते आप। ये प्री प्लान तरीके से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी।
इसीलिए आज हम देखते हैं कि 45 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों करोड़ की जायदाद को नुकसान पहुंचा है और कई लोग बेघर हो चुके हैं। यही है इसकी हकीकत। सर मैं कई भड़काऊ बयान की बात की जा रही है सर, आपके पार्टी की भी जो कई सांसद हैं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भड़काऊ बयान है सर। बिल्कुल 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 हमारी वजह से फसाद हुआ। हमने ही कहा गोली मारो, हमने ही कहा कि पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हमने ही कहा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं सर, अभी जो सर जिस तरह से इस्माइल साहब का बयान आया सर, मेरे दोस्त इस्माइल साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है, मैंने भी उनसे बात की है। मुफ्ती साहब को मैंने कहा है कि आप जरा क्वेश्चन एक्सरसाइज करें। मुफ्ती साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, जरा देख लीजिए ना, देखकर मुझसे सवाल करिए आप। कैंसर आपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दिल्ली तशद्दुद पर गुलाम नबी आज़ाद ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के लिए सिर्फ मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। केंद्रीय सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। 3 दिन दंगे हुए, रात और दिन 24/7 3 दिन दंगे होते रहे। केंद्रीय सरकार के किसी मंत्री को न कोई स्टेटमेंट देते देखा गया और न ही कहीं घूमने के लिए गए, और जिसके कारण यहाँ की पुलिस भी देखती रही। उसकी जो फुटेज आज दिखाई दे रही है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी होती है कि न तो केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है और न ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेती है और न ही पुलिस। सब लोग तमाशाई देखते थे। केंद्रीय सरकार चाहती थी कि जितने मरे मरने दो, जो जलता है जलने दो। कहीं फायर ब्रिगेड भेजने की कोशिश नहीं की। फायर ब्रिगेड जहां जाना चाहते थे, पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी और कहा हम सिक्योरिटी भी नहीं देंगे। भड़काऊ भाषण भी आप मानते हैं? भड़काऊ भाषण भी रूलिंग पार्टी के लीडरों ने ही भी है। तो इसका मतलब है कि इन दंगों के पीछे केंद्रीय सरकार खुद थी और इनकी पार्टी थी। वहीं कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत फिक्रमंद होती तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। दिल्ली की हिंसा आप सब जानते हैं कैसे हुआ, बेकार घुमाने का कोई क्या जरूरत है। एक सरकार थे यहाँ, क्या ये 3 दिन से गायब थे। ट्रम्प को जितने मेजबानी करना चाहिए करो, लेकिन हिंदुस्तान के दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, वहाँ जो खून बहते हैं, आगजनी होते हैं, लोग घर छोड़ के भागते हैं, तब इस तरफ तुम देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं। वो जो एक कहावत है ना कि जब रोम की नगर जल रही थी तो वहाँ का राजा नीरो वो बांसुरी बजा रहे थे, ये हाल ऐसा हुआ। जब दिल्ली जल रहे थे, हमारा दिल्ली के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री अहमदाबाद जाके मेजबानी कर रहे थे। मेजबानी जरूर करो, लेकिन अपने देशवासियों की जिस ढंग से निशंस हत्या लीला चल रही थी उसके बारे में ध्यान करना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो इस घटना की इस नौबत हमारे लिए नहीं आते। दिल्ली के कशीदा हालात को देखते हुए दिल्ली असेंबली ने 9 रुकनी अमन आहंगी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत आप एमएलए सौरभ भारद्वाज करेंगे। कमेटी में अरकान असेंबली आतिशी और राघव चड्ढा भी शामिल होंगे। कमेटी की आज पहली मीटिंग भी सेक्रेटरीट में हुई। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने मामले को बड़ी आईनी बेंच में भेजे जाने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अब 5 रुकनी बेंच ही मामले की समाअत करेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफा 370 को मनसूख किया गया था। 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरुण सिन्हा जी, जो लॉयर हैं और याचिका भी इन्होंने दायर की थी इस मामले पर। सर, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या कुछ फैसले में रहा? देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस रमना का जो फैसला आया है, वो फैसला इस बात का था कि 370 एब्रोगेशन को चैलेंज करते हुए जिन लोगों ने याचिका लगाई थी और उस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो उनका एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आया कि इस मैटर को लार्जर बेंच यानी कि 5 जजेस से ज़्यादा बड़ी बेंच को रेफर किया जाए। उनका जो तर्क था कि प्रेमनाथ कौल का एक जजमेंट
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही है, संविधान पीठ का 59 का, और दूसरी जजमेंट है 1969 का संपत प्रकाश में। उनका कहना था कि दोनों का जो रेशियो है दोनों में कन्फ्लिक्ट है और दोनों ही जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैसले थे, लिहाजा इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दलील सुनी और हम लोगों ने भी उस रेफरेंस का विरोध किया था, यह कहते हुए कि जो हमने वी द सिटीजन की तरफ से 35A को स्क्रैप करने की मांग की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 2014 में, हमारी उस मांग को केंद्र सरकार ने मानते हुए और पार्लियामेंट में एक संशोधन ले आकर के स्क्रैप किया गया। हम लोग उस स्क्रैप का समर्थन करते थे कि होना चाहिए था। हम लोगों ने विरोध किया कि किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है, और आप देखेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी विरोध किया कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इस मामले को लार्जर बेंच को नहीं भेजा जाना चाहिए। हम लोगों की दलील को स्वीकारते हुए मैटर को लार्जर बेंच को भेजने से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में उसको मना कर दिया और पिटिशनर्स के कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। आज का यह फैसला इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो चैलेंज करने वाली याचिकाएं हैं उनका निस्तारण यथाशीघ्र हो जाएगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ वरुण सिन्हा, ये कहते हुए कि जो ये पूरा मामला है कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज जो जस्टिस रमना है उन्होंने इस पे सुनवाई की और तमाम चीज़ों को दलीलों को सुनते हुए उन्होंने फैसला सुनाया कि किस तरह से ये जो मामला है इसे 7 जज में नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जो 1959 और 1969 में जो सुनवाई हुई थी उसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है जिस तरह की मांग याचिका में इसके विरोध में की गई थी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हिरासत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 5 मार्च को होगी। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला की तरफ से उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चैलेंज किया गया है। कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सारा अब्दुल्ला की नुमाइंदगी करते हुए इस मामले में फौरी समाअत की अपील की थी। उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSC के तहत हिरासत में लिया गया है। उधर निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी के मुजरिम पवन गुप्ता की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये सुनवाई बंद कमरे में 5 जजों की आईनी बेंच ने की। बेंच में जस्टिस NV रामन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरिफ नरीमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। गौरतलब है कि इससे पहले तीसरी बार 3 मार्च के लिए पवन गुप्ता समेत 4 कसूरवारों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था। सबसे पहली मुकेश एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जो पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में वो 5 मार्च के लिए पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है जो विनय की तरफ से विनय की मर्सी को चैलेंज करने के लिए पिटीशन पड़ी है वो पेंडिंग है। 77/17 दिल्ली हाई कोर्ट में अक्षय विनय पवन की तरफ से पेंडिंग है और जो मर्सी पिटीशन है अक्षय की वो राष्ट्रपति भवन पेंडिंग है। तो ये सारी पेंडेंसी है, हम उसका सबका देखेंगे कि क्या क्या उसमें प्रोसेस करना है क्या क्या, क्योंकि अब हमें ये देखना पड़ेगा अब क्यूरेटिव डिसमिस, क्योंकि कि बच्चे की जुवेनिलिटी के डॉक्यूमेंट होने के बाद सारे कागज, स्कूल सर्टिफिकेट, अटेंडेंस रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, रिजल्ट कार्ड सब कुछ होने के बाद और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरीफाई करने के बाद इस पर अभी तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खारिज करना एक बात है, लेकिन हमारी जो पिटीशन है, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर चुकी है उनका जवाब हमें ऑर्डर में हम देखेंगे। ऑर्डर में अगर मिलता है तो ठीक है, अगर वो कहते हैं आपके कागज गलत हैं, अगर वो पवन के फादर पे स्कूल पे मुकदमा दर्ज करते हैं कि कागज गलत हैं, अगर वो मान रहे कागज सही हैं और घटना के समय पवन नाबालिग था, जुवेनाइल था, तो दिल्ली पुलिस क्यों तथ्यों को छिपा रही है। बीजेपी लीडरों की इश्ताल अंगेज बयानबाजी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सामाजिक कारकुन हर्ष मंदिर ने आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा समेत कई लीडरों के खिलाफ अर्जी दाखिल की। अर्जी में इन तमाम के खिलाफ इश्ताल अंगेजी के मामले में FIR दर्ज करने की अपील की गई है। आगे बढ़ेंगे। मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद के बाद 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब हालात मामूल पर आ गए हैं, जिसके बाद आज मशरक़ी दिल्ली में इम्तहानात मुनक्किद हुए। इम्तहान के मरकज़ का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार वायलेंस की खबरें आई, हालांकि अब कई इलाकों में जो शांति है, शांति बहाल हो गई है, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम टाले गए और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इलाके में आज बोर्ड की परीक्षा हो रही है। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं किस तरीके से बच्चों ने तैयारी की, क्या कुछ वो लोग कहना चाहते हैं। ये बताइए कि आज आप लोग आए हैं, बच्चों का एग्जाम भी हो रहा है,
किस तरीके का माहौल है? मैडम मैं ज़्यादा दूर से नहीं हूँ इस एरिया के, मेरा जो घर है पीछे भागीरथी भी आ रही है। बच्चों में इतना डिप्रेशन था, हम बच्चों को पढ़ने बैठाते थे, इतने में उनको शोर मच जाता था, आ गए। वो ऐसे माहौल में क्या तैयारी करते। ये जो सारा वायलेंस हुआ बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, बच्चे तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हैं। मैं भागीरथी विहार जस्ट यहाँ से समझ लो 200 मीटर दूरी है, तो वहाँ पे तो इतना ज्यादा आपके समझ नहीं सकते मेंटली प्रेशर कितना था वहाँ पे। हाँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैंने तो देखा है, नोटिस किया है, बच्चा ये सोच रहा है कि कैसे भी करके सेंटर बदल जाए, पर बदला नहीं। अच्छा, 2 बार एग्जाम कैंसिल हुए, 2 बार कैंसिल तब हुए। बच्चों का किस तरीके का बच्चे ये सोच रहे थे कि ये सेंटर जो है एकदम हो जाए, ऐसी जगह पर चले जाए सेंटर, प्रीत विहार, मयूर विहार की तरफ चला जाए। बच्चा इधर आना चाहता ही नहीं था मैडम, बिल्कुल ही नहीं। उसके माइंड इतना 24 तारीख से बाद इतने डिस्टर्ब है ना, सुबह भी जब पेपर के लिए आ रहे थे तो डर रहे थे अंदर से। मैडम स्कूल का साथ बच्चे के टीचर्स के ग्रुप है 100-150 बच्चे का, उस ग्रुप में खोल के देखिए रोज 1000 SMS आ रहा है, सिर्फ पंगा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, कैसे करेंगे, कैसे पूछोगे, बच्चे उसी में बिजी है। कैसे इसी के लिए भी मेल किया कि सेंटर चेंज कर दिया जाए, खूब मेल भेजे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। तो यहाँ पे तमाम जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि बच्चे कहीं ना कहीं अभी भी खौफ में हैं और वो चाहते थे कि इस इलाके से उनका जो सेंटर है वो बदल दिया जाए। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहती हैं। मैम आप बताइए, आप लोग आए हैं यहाँ पर जब बच्चे तैयारी कर रहे थे, किस तरीके का? भजनपुरा में ही रहते हैं और वहाँ से आते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था कि किस एरिया में हम जा रहे हैं। रास्ते में भी लोग कह रहे थे अभी खतरनाक माहौल है, मतलब ऐसे बातें कर रहे थे रास्ते में। तो बच्चा जब एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब उसका माइंडसेट किस तरीके का था? माइंडसेट उसका बच्चे का मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है बच्चा, क्योंकि उसका ध्यान इधर में ही है कि जहाँ उसे पेपर देने जाना है वहाँ का माहौल सही नहीं, वो कैसे पेपर करेगा। यानी कि सारा जो इफेक्ट वायलेंस का है वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ा और कैंसिल होने से तो और ज़्यादा बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कि दोबारा से उसी स्टडीज़ को दोबारा कैसे करेगा। मेंटली डिप्रेशन में है ना बच्चे, फिर भी बच्चों के अपने बैठ के काउंसलिंग की बच्चा कुछ नहीं होगा और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, इसलिए हम थोड़ा सपोर्ट मिला है कि ठीक है। बच्चों को यहाँ लाने के लिए बूस्ट अप करना पड़ रहा है कि आए एग्जाम दें। और बच्चे केवल इसी बेस पे आ पा रहे हैं कि उनके पेरेंट्स यहाँ खड़े हुए हैं, वरना वो मैडम ये कह रहे हैं इतने अच्छे स्कूल का सेंटर इस यहाँ पड़ा है, ये स्कूल सेंटर के लायक है? हमें तो नहीं लगता है सेंटर के लायक है। कोई पेरेंट्स अगर ये कह दे ये सेंटर के लायक है तो हम यहाँ किसी भी कोई मैडम सबसे बड़ी बात तो है पूरे भारतवर्ष में कोई इंटर का सेंटर कहीं पड़ा हो 15 फुट का मत्था है इस स्कूल का, एक घर का मत्था होता है इतना। हमको पता ही नहीं कि हम स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बच्चा परेशान है। ये सब पैसे की माया है जो यहाँ सेंटर। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में वायलेंस हुआ उसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ा। उसके साथ नॉर्थ ईस्ट इलाके में जिन बच्चों के सेंटर्स पड़े हैं, बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते थे लेकिन एग्ज़ाम देना है तो वो सिर्फ इस शर्त पर आए कि पेरेंट्स उनके बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार करेंगे। यानी कि बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा डर था कि वो एक बार को एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते थे, बच्चे डरे हुए हैं। अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि आगे आने वाले समय में बच्चों के इस डर को उनके पेरेंट्स किस तरीके से कम करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम पेरेंट्स से बात हुई, वो खुद भी डरे हुए हैं। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में नफरत की आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे में कई लोगों ने इंसानियत की भी मिसाल पेश की। ऐसी एक मिसाल कायम की है 3 बहनों ने। जिस दौरान चांद बाग में तशद्दुद बरपा था उस दौरान 3 बहनों ने जख्मियों की तिब्बी मदद की। तीनों बहादुर लड़कियों से हमारी नुमाइंदा रचना ने ही बात की। जिस तरीके से पिछले दिनों हिंसा हुई और कई नज़ारे हमें देखने के लिए मिले जो दुख भरे थे, दर्द भरे थे। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के चांदबाग इलाके के मूंगा नगर की गली नंबर 8 में। यहाँ पर हम 3 ऐसी बहादुर लड़कियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने दंगे के दौरान लोगों की सेवा की। यानी कि उनके लिए जो पहला धर्म था वो था कि मानव सेवा करना। आज इस गली का नज़ारा सुकून भरा नज़र आ रहा है। बच्चे भी खेल रहे हैं अपने घर के बाहर, पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। और हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे जो 3 लड़कियां हैं जो इंसानियत की मिसाल बनी। दंगे के दौरान उन्होंने लोगों के लिए उपचार किया, लोगों की सेवा की। जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब ऐसे में उन्होंने गली में आकर यहाँ से जो भी घायल जा रहा था उन लोगों की
सेवा करना अपना जो पहला कर्तव्य है वो समझा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी माहौल सुकून भरा है, शांति बहाल है, यहाँ पर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, सामान्य ज़िंदगी अब दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अब हम पहुँच चुके हैं इस गली नंबर 8 में। आप देखेंगे तो वो 3 लड़कियाँ जो कि इंसानियत की मिसाल बनी, उन 3 बच्चियों से ही हम बात करेंगे। यहाँ पर वो तीनों बहनें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मोनिका है, ये रितिका है और ये प्राची हैं। तीनों बहनें हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनिका से। मोनिका, आप ये बताइए क्या करती हैं आप? मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। लोगों के बहुत ज़्यादा चोटें लग रही थी, ऊपर से पथराव वगैरह की वजह से। तो हमारे पास फर्स्ट एड अवेलेबल था, तो हम लोगों ने जैसे भी उनके चोट लग रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था, ताकि ज़्यादा और ब्लड लॉस ना हो, हम लोगों ने उनको वहीं पर फर्स्ट एड दिया और उनका ब्लड वहीं पर रोकने की कोशिश की थी। लेकिन जब ये वायलेंस था तो लोग हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो आप लोग सामने आए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं देखा। लोगों को पता चला, 1-2 के हमने करी थी, तो लोगों को अपने आप ही पता चला कि हमारे पास फर्स्ट एड है, तो वो अपने आप ही हमारे पास आए थे। कोई हिंदू है या मुस्लिम है, हमने इस तरीके की कोई भी भेदभाव ना करते हुए सबकी हेल्प की थी। यहाँ पे गली में भी बहुत से मोमडन्स रहते हैं, बट हमारे एकता थी इस गली में, और किसी को भी चोट लग कर आ रही थी तो हम फर्स्ट एड कर रहे थे। कोई हिंदू है मुस्लिम है, इसका कोई वो मैटर नहीं था इसके अंदर। अच्छा, मैटर नहीं था, लेकिन इस मैटर के चलते इतनी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिली। ऐसी दिल्ली कभी नहीं थी। नहीं, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। इस वजह से हमारा ये था कि वहाँ पे लोग हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हुए थे, ताकि दंगाई अंदर ना घुस जाएं। लोगों के चोट लग रही थी, हमने घर में पट्टी करी, और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे थे जो चल नहीं पा रहे थे। तो डर तो था, बट पेरेंट्स ने भी हम लोगों को कहा, सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। डरेंगे नहीं, हेल्प करेंगे। अब जब सारे लोग जान रहे हैं कि 3 बहनें यहाँ पे रहती हैं, आ भी रहे हैं लोग बात करने के लिए, मिल भी रहे, तब कैसा लग रहा है? लग रहा है कि आज हम लोगों ने हेल्प की है, तो उस चीज़ को हमारा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि मतलब अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। जो सीखा था वो आज हम देख रहे हैं रियल लाइफ। हाँ, हमारे गली वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्होंने हमें सामान भी दिया कि कर रहे हो तो लो, इससे ट्रीटमेंट करो। तो यहाँ पर 3 जो लड़कियाँ हैं, मोनिका, रितिका और प्राची, जिनका कहना है कि घर से जो हमने सीखा आज वो काम आया, और हमारे लिए कोई धर्म जाति नहीं है। सबसे बड़ा जो लक्ष्य है उनका वो है मानव सेवा। और ऐसे समय में जब लोगों को मदद की ज़रूरत थी तो वो अपने घर से बाहर निकली, मदद की। और सबसे ज़्यादा उनका ये भी कहना है कि हमें आज गर्व महसूस होता है कि हमारे इस काम को अप्रिशिएट किया गया, और सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी सहयोग किया, और तमाम जो गली के लोग हैं वो भी उन्हें सहयोग करने पहुंचे। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। 90 साल की उम्र में दर दर भटकने को मजबूर एक उम्र दराज वालिदा की फरियाद अब तक किसी ने नहीं सुनी। अपनी बहू और बेटे के जुल्म से कपूरी बाई पूरी तरह टूट चुकी हैं। पिपरोदा गांव की कपूरी बाई का इल्जाम है कि उनका बेटा उनकी पिटाई करता है। जिस मां ने बेटे को पाला पोसा, आज वही बेटा अपनी मां से एक एक रोटी का हिसाब मांगता है। कपूरी बाई का कहना है कि जब उन्होंने बेटे की शिकायत पुलिस से की तो बेटे ने उन्हें फिर पीटा। नाती ने नत मार भगा देगा और सब तोड़ देंगे, दांत मार सब कोई नहीं अभी सब गिस्ती ले देंगे और मार के भगा देंगे। मैंने जब पुलिस में करी तो वो जादू से बांध कर कट जगह से हम नहीं जानते, नहीं अच्छी नकल है। छत्तीसगढ़ में 4 दिन तक चली छापेमारी के बाद अब महकमे इनकम टैक्स की टीम ने जब्त दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद अफसरों से तफ्तीश की जाएगी और इसी के मद्देनजर आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स महकमा करेगा। इस जिम्मे में महकमा इनकम टैक्स ने खाती अफसरान के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब आज से दस्तावेजों की स्क्रूटनी शुरू होगी। जहां पे भी जिनके भी ठिकानों पे दस्तावेज जब्त किए गए हैं, दिल्ली से लेकर राजधानी तक में उन दस्तावेजों की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के आधार पर ही तय होगा कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आयकर ही इन्हें पूरे मामले पे रडार पे लेगी या फिर ईडी सहित अन्य एजेंसियां भी जांच में शामिल होंगी। बहरहाल जब्त दस्तावेजों में अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बेनामी संपत्ति सहित शराब कारोबार के कई काले खेल, तो वही वेद के अवैध खेल से उगाही की बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त
किए गए हैं, तो वहीं फ़ोन टैपिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट भी जब्त किए गए। बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले पे आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं और खुलासों के साथ ही राजनीतिक गलियारों में पारा और कितना गर्म होता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाली ग्वालियर की खवातीन हॉकी टीम का ग्वालियर लौटने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एडीजी पी राजा बाबू सिंह ने पुलिस बैंड के साथ खवातीन हॉकी टीम का इस्तकबाल किया। वाजरे के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इनेकाद किया गया था, जिसमें ग्वालियर ITM खवातीन हॉकी टीम ने सोने का तमगा हासिल किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।